अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक माह की थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। खाला ने मुझे गोद में भर लिया। साल भर उन्होंने मेरी देखभाल की। जब मैंने पाँव पाँव चलना शुरू किया तो वाले साहब मुझे अपने घर ले आए और मेरी भाभी के हवाले किया। घर में भाभी के अलावा एक भाई और बड़ी बहन थी। इन्होंने भी मेरी परवरिश में हिस्सा लिया और माँ की कमी ना महसूस होने दी। जो कि खाला और नानी ने मेरी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में बाहों में लिया था, वो मेरी बहुत कमी महसूस करने लगे और मेरी वापसी का तकाजा किया। वालिद साहब ने जवाब दिया, इसकी बहन का दिल इसके साथ लग गया है, वरना वो माँ को याद करके हमा वक्त उदास रहा करती थी। नानी और खाला से इसरार किया कि वो बेशक रोज़ाना आकर बच्ची को देख जाया करे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, हफ्ते में 2-3 बार आकर मिल जाती। मैं भाभी के अलावा खाला को भी अम्मी कहकर पुकारती थी। वो मेरे लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लेकर आया करती थी। एक रोज़ मैं नानी के घर गई तो उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। कहा, ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है। मैंने सवाल किया, अगर ये मेरी माँ है तो अब ये कहाँ हैं? वो ठंडी आह भरकर बोली, बेटी जब तुमने जन्म लिया था ये अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी, जिन दिनों में 12 वर्ष की थी। वालिद साहब ने अपनी कज़न से दूसरी शादी कर ली, क्योंकि आपी की इन्होंने शादी कर दी थी और भाभी अपने बच्चों के कामों में इस दर्जा मसरूफ़ रहने लगी थी कि वालिद साहब का ख्याल नहीं रख सकती थी। सुतेली माँ अगरचा मुझे कुछ ना कहती थी, लेकिन मैंने इनके आने से कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर खाला के यहाँ जाकर रहने लगी। खैर जो तू करके वक़्त गुजर गया और मैं 17 वर्ष की हो गई थी। मेरी खाला का बेटा अरशद इन दिनों अकेडमी में पढ़ रहा था। वो दूसरे शहर में होता, सिर्फ छुट्टियों में घर आया करता था। जब उसका कोर्स मुकम्मल हो गया तो उसे मुलाजमत मिल गई। अब वो ऑफिसर हो गया था। इसकी पहली पोस्टिंग स्केयर के मकाम पर हुई, जो एक पहाड़ी इलाका है और वादी सूर से ऊपर काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ आबादी कम और जंगलात ज़्यादा थे और ये इलाका हमारे आबाई शहर से, जहाँ हम अकामत पजीर थे, 2 दिन की सफ़र की दूरी पर था। तभी अरशद जल्दी घर नहीं आ सकता था। जब वो आता खाला से कहता, अम्मी जान मैं 5 वर्ष से घर के खाने को तरस गया हूँ और अब तो मेरा हाजमा भी जवाब देने लगा है। इस बात को सुनकर खाला मुतफक्कर हो जाए, क्योंकि अरशद की सेहत पर बुरा असर हो रहा था, जबकि इसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा सख्त थी और जहाँ वो ड्यूटी सर अंजाम देता था वहाँ चारों तरफ जंगलात ही जंगलात थे। खाला ने वालिद साहब से बात की, ज़ोहरा अब बड़ी हो गई है और मैंने इसे बहुत प्यार और नाज से पाला है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्यों ना आप इसका रिश्ता मेरे बेटे अरशद के लिए दे दें। इस तरह आप इसकी फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे और मेरी बच्ची भी मेरे पास आ जाएगी। वालिद साहब ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तारीख रख दी गई। 2 माह बाद शादी थी और ये 2 माह पलक झपकते ही गुजर गए थे। अरशद की मुलाजमत इस नौयत की थी कि वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते थे। चंद छुट्टियां मिली थी, वो वापस चले गए और मैं नई नवेली दुल्हन सिर्फ 1 हफ्ता उनके साथ रह सकी। अब हमारा रब्ता फ़ोन तक महदूद था। वो कभी मिलता और कभी सिग्नल्स का मसला होता तो रब्ता नहीं कर सकते थे। दूल्हा दुल्हन के दिलों में मोहब्बत जागुज़ी हो जाए तो किसका जी चाहता है कि साथ ना रहें। इनकी जुदाई अब मुझे शाख गुजरने लगी। इधर वो भी तन्हाई से तंग थे, घर के खाने को तरस रहे थे। जब फ़ोन आता मैं पूछती, आप मुझे कब अपने पास बुला रहे हैं? वो जवाब देते कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, कोशिश में हूँ, जो ही घर मिला बुला लूँगा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, रिहाइश का मसला क्यों है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ घर दूर दूर और जंगलात के दरमियान बने हुए हैं। तुम अकेली रहने की वजह से डरोगी, जबकि मेरी ड्यूटी कभी दिन और कभी रात को होती है। मैंने खाला से इसरार किया कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि खालू की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बीमारी की हालत में इन्हें छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती थी। शादी हुए 1 साल हो गया। इस दौरान अरशद सिर्फ ईद की चंद छुट्टियों पर चंद दिन के लिए ही आ पाए थे। अब मैं बहुत खौफजदा और उदास रहने लगी। उनसे इसरार करती, मैं जंगल में रह रहूँगी, नहीं डरूँगी, आप मुझे अपने साथ रखें। अरशद ने बार बार तसल्ली दी कि वो मुझे जल्द बुलवा लेंगे,
सिर्फ मुनासिब रिहाइश मिलने की देर है। जो घर आबादी कॉलोनी के अंदर बने हुए थे, अफसरान की फैमिलियां करीब रहती थी, वहाँ फिलहाल कोई घर खाली नहीं था। जब भी किसी अफसर का तबादला होगा और कोई मुनासिब होगा, मुझे कॉलोनी में घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। अब मज़ीद आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने इसरार किया, जैसा भी घर मिलता है ले ले और मुझे अपने साथ रखें। जब मेरा इसरार हद से बढ़ गया तो उन्होंने एक घर अलाट करा लिया। बादल नखास्ता बल्कि ये हालत मजबूरी इन्होंने इस रिहाइश गाह को लेना कबूल कर लिया और मुझे साथ ले गए। रिहाइश गाह क्या थी? एक बहुत बड़ा लेकिन तकरीबन एक सदी पुराना बंगला था जो इस इलाके के इमरान और ऊंची चोटी पर बना हुआ था। जब मैंने घर देखा तो दिल थक से रह गया। वाकया इन्होंने सही कहा था, ये ऐसा घर न था जिसमें रहा जाता। ये घर अरसा दराज से खाली पड़ा था और इर्द गिर्द घने जंगलात के सिवा कुछ न था। अरशद ने बंगले की सफाई करवा दी थी, महकमे से मिलने वाला फर्नीचर और ज़रूरत का सामान भी इसमें डलवा दिया था, राशन भी भर दिया था ताकि मुझे आने के फौरन बाद किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ताहम पहला दिन ही मुझ पर भारी गुजरा। सुबह 7 बजे इन्हें महकमे की गाड़ी लेनी आ गई। इन्होंने जाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जाते ही तुम्हारे पास मुलाजिम और इसकी बीवी को भिजवा देता हूँ। जो काम हो उनसे कह देना, फोन पर कभी राब्ता हो जाएगा और कभी नहीं। यहाँ सिग्नल्स का बहुत बड़ा मसला है। वो चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आ गए। कहने लगे, साहब का खिदमत गुजार हूँ और मुझे सरकार की तरफ से इनकी खिदमत पर तैनात किया गया है। बेगम साहिबा, जो भी काम हो मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, साहब कह गए थे तुम्हारी बीवी भी आएगी, वो क्यों नहीं आई? कहने लगा, बीवी यहाँ आने पर राजी नहीं है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं किसी और मुलाजमा का जल्द बंदोबस्त कर दूंगा। बारिश बाबा को देखकर सोचा शायद इसकी बीवी उम्र रसीदा होगी और नशीबी आबादी से बुलंदी पर बनी हुई ये रिहाइश गाह तक आने से चढ़ाई से भी कासिर होगी। तभी मैंने कहा, बाबा बंगले से नीचे ढलान तक सीढ़ियां बनी हुई हैं, गालमन तुम्हारी घर वाली सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। बीबी, ये बात नहीं है। दरअसल ये बंगला मुद्दों से गैर आबाद था और इसके साथ ऐसा वाकया वाबस्ता है कि कोई इसमें रिहाइश पजीर होना पसंद नहीं करता। बाबा बताओ तो वो क्या वाकया है? बेगम साहिबा, रहने दीजिए, ये कोई ऐसा वैसा खुशगवार वाकया नहीं है कि आपको सुनाया जा सके। बाबा ने टालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं सर हो गई तो इन्हें बताना ही पड़ा। बेगम साहिबा, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का वाकया है। इन दिनों अंग्रेज सरकार का राज था। ये बंगला खुद एक अंग्रेज अफीसर ने बनवाया था। वो इसमें कुछ अरसा रह सका। एक दिन अचानक जब वो नीचे आबादी में गया हुआ था, वापस आया तो देखा कि उसकी बीवी कत्ल हो चुकी है और इसकी लाश बिस्तर पर पड़ी है। ये बहुत हैरान कुन वाकया था, क्योंकि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर इस मैम को मौत के घाट उतार दिया गया। तफ्शीश हुई, खानसामा को पकड़ा गया। वो एक नेक और शरीफ आदमी था, ऐसा काम वो कर नहीं सकता था, लेकिन उसके सिवा और कोई यहाँ ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता था। माली और मुलाजमत सभी थोड़ी देर को अपना काम सर अंजाम देकर चले जाया करते थे। बेचारे खानसामा को सख्त तफ्शीशी हालात से गुजरना पड़ा, मगर ये साबित ना हो सका कत्ल इसने किया है। आप तो जानती हैं, अंग्रेज महम जो किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसी अजीबो गरीब और वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। साहब ही नहीं, उनकी बेगम भी बड़े दिल गुर्दे वाली खातून थी। वो अकेली दूर दूर तक जंगल में सैर को निकल जाया करती थी। हालांकि जंगल में रीछ, भेड़िए, बंदर, गेदड़ इस किस्म के जंगली और इनसे बिल्कुल भी खौफ न खाती थी और रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखती थी। बहुत अच्छे निशानाबाज भी थी और खूबसूरत भी थी। 22-23 वर्ष की एक तालीम याफ्ता खूबसूरत, जिसके बाल सुनहरी और आंखें नीली थी। सच कहूँ तो मैंने जिंदगी में अब तक ऐसी खूबसूरत मैम नहीं देखी थी। इसका नाम मैरी था और इसका इखलाक बहुत अच्छा, हमदर्द और हंसमुख थी। मैं बंगले की सफाई में मामूर था। वो हमेशा मुझे इनाम से नवाजती थी कि तुम अपना काम बड़ी दयानतदारी से करते हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। बंगले में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होने लगे, जिसका इस बहादुर में अंग्रेज के कोई असर ना हुआ। इसने कोई नोटिस ना लिया और एक दिन ये अलमनाक वाक़या रोनुमा हो गया। उस दिन से आज तक कोई इसमें रिहाइश गाह पर ज़्यादा दिन नहीं रह सका। जिसने भी रहना चाहा
किसी न किसी वजह से जल्द ही यहाँ से चला गया। ये मुत्तसों में वीरान पड़ा था। आप पहले लोग हैं जिन्होंने इसमें रहना कबूल कर लिया है। बाबा ने ठीक कहा था, मुझे इस बंगले की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहिए थी। इसरार करके सुन तो ली, लेकिन बदन में सनसनी दौड़ गई। सोचा कि अब क्या करूं जब अरशद रात को ड्यूटी पर चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें कभी रात के 12 बजे कभी 2-2:30 बजे भी महकमे की गाड़ी लेने आ जाती थी। आप किसी फैमिली का बंदोबस्त कर दें। यहाँ बंगले के अकब में सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ है। वो बोला, बेगम साहिबा, ये मेरे बस की बात भी नहीं है। कोई यहाँ रहने पर राजी नहीं होता। मैं इतना कर सकता हूँ कि अपनी बीवी और बेटी को साथ ले आया करूँगा। वो दिन में आपके पास रहेंगी, शाम को घर वापस चली जाएंगी। चलो बाबा, ये भी गनीमत है। दिन में मुझसे कोई बात करने वाला तो नहीं होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी बेगम और खाला आ जाएगी तो परेशानी जाती रहेगी। बेगम साहिबा, जितनी जल्द हो सके आप साहब से कहकर घर तब्दील करा लें और नीचे दफ्तरों के करीब जो ऑफिसर्स कॉलोनी है इसमें कोई घर ले लें। हाँ बाबा जी, हमने ऐसा ही सोचा है। यहाँ हमारा आर्जी क़याम है, क्योंकि अफसरान के लिए जो घर बने हुए हैं वो बहुत कम हैं और भी लोग इस इंतज़ार में हैं। अल्लाह करेगे पहले में कोई घर मिल जाए तो हम फौरन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले रोज़ बाबा अपनी फैमिली यानी बीवी और बेटी को लेकर आया, जो दिन भर मेरे साथ रही। उनके आने से जी तो बहल गया, मगर परेशानी भी हुई, क्योंकि बाबा जी ने निहायत मुख्तसर बात बताई थी, मगर इन औरतों ने बड़ी तफसील के साथ उस बंगले की पूरी इसरारियत खोल कर रख दी कि मेरा दिल वो दिन खून में खाने लगा, खौफ खाने लगा। बाबा जी की बीवी और बेटी ने किचन का काम संभाल लिया। वो खाना वगैरह बनाती और शाम को घर लौट जाया करती थी। अरशद चौंके ठीक 3-2:30 बजे ड्यूटी से वापस आ जाते, तब मुझे उन खवातीन की जरूरत ना रहती। अलबत्ता जिस रोज़ वो रात को ड्यूटी पर बुला लिए जाते थे, वो रात काटनी क़यामत से कम ना होती थी। तमाम शब डरते और जागते गुजरती। इस पर घर के अतराफ भेड़ियों के घराने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें दिल हिलाकर रख देती थी। तब मैं तकिया कानों पर रखकर सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती। अरशद से शिकवा करती कि आप रात को ड्यूटी पर जाते हैं तो मुझ पर सकूत मर्ग तारी हो जाता है। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों से कलेजा बाहर आने लगता है। वो जवाब देते, इसी वजह से तो कहा था तुम ज़रा सब्र कर लो, जब मुनासिब रिहाइश मिलेगी मैं तुम्हें बुलवा लूँगा, लेकिन तुम ही ने इसरार करके मुझे मजबूर किया, तब बंगला कबूल करना पड़ा। अब हिम्मत से काम लो, कुछ दिनों में मेरे एक कुलीग का तबादला होने वाला है, उसका घर खाली होगा तो वो कहकर मैं ले लूँगा। अभी तक तो सिर्फ ख्याली खौफ था और कोई ऐसी चीज़ ना देखी थी कि दहशत खा जाती, लेकिन एक दिन ये देखकर हैरान रह गई। सुबह 6 बजे उनके सरहाने चाय की प्याली रखी हुई है, जबकि बाबा जी और उनकी फैमिली जो सुबह 7 बजे आते थे वो अभी तक आए नहीं थे। फिर इतनी सुबह किसने ये चाय लाकर रख दी? मैंने प्याली को हाथ लगाया, वो गर्म थी, जैसे अभी अभी कोई रख कर गया हो। गुमान हुआ शायद आज बाबा भी जल्दी आ गए हैं। उठकर वर्ची खाने में गई, वो हस्बे मामूल बंद था। उसके दरवाजे की एक चाबी बाबा जी के पास थी, जो हमारे उठने से कबल आकर उसे खोलते थे। बंद दरवाजे को देखकर होश उठ गए। सर्वेंट क्वार्टर में कोई रहता ही नहीं था। फिर ये सुबह की चाय का एहतमाम कौन कर गया था? घर में कोई भी न था और तमाम दरवाजे बंद थे। बरूने दरवाजे की भी एक चाबी बाबा जी के पास थी और दूसरी चाबी मेरे पास थी। दरवाज़ा मैंने खोला था और ना बाबा जी आए थे। उफ, मेरे अल्लाह, सर चकराने लगा और मैं टीवी लाउंज तक आते आते सोफे पर बैठते ही बेसुध होकर ढह गई। जब होश आया, देखा बाबा जी आ चुके हैं। उन्होंने चाय बनाकर मेरे सामने ट्रे लाकर रख दी और पूछा, बेगम साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा जी। अरशद उठ गए हैं? जी, वो तो तैयार होकर 7:30 बजे जा भी चुके हैं। इन्हें ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई थी। आप गहरी नींद में थी, इन्होंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारी घर वाली नहीं आई? आज उसे बुखार है, नहीं आ सकती। मैं ही किचन का काम करूँगा। जब याद आया कि चाय की प्याली के बारे में पूछूं, मैंने कहा, बाबा जी, सुबह 6 बजे चाय बनाकर साहब के सिराने आपने रखी थी? नहीं बेगम साहिबा, मैं तो 6:45 बजे आया हूँ। दूसरा मुलाजिम मेरे साथ ही सरकारी गाड़ी पर आया था
उसने साहब की वर्दी इस्त्री की, जूते वगैरह पॉलिश किए। मैं समझी किचन में चला गया। वो तो बंद था। मैंने चाबी से खोला। आप किस चाय की बात कर रही हैं? वही जो सुबह सवेरे साहब के सिराने पर रखी हुई थी। जाओ देखो, वहां तो कोई प्याली नहीं है। कहीं आपने ख्वाब तो नहीं देखा? बाबा जी की बात सुनकर मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मगर मेरे बदन में खौफ की एक लहर सनसनी सी सूरत दौड़ गई थी। उसके बाद ऐसे वाकयात मामूल हो गए थे जैसे कोई मेरे शोहर की खातरदारी में लगा हुआ है। कभी उनके मैले कपड़े सुबह सवेरे धुले हुए और इस्त्री शुदा हैंगर्स पर मिलते, और कभी ताज़ा केक का डब्बा कोई उनकी गाड़ी में रख जाता। अरशद भी कुछ खौफजदा थे, मगर मुझ पर अपने खौफ को जाहिर नहीं करते थे। मुबादा मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊं, बल्कि ढारस देने लगते कि फलां नौकर रख गया है, खानसामा की मेहरबानी है, वगैरह वगैरह। तहम वो शदर थे कि ऐसे अजीबो गरीब वाकयात क्यों कर रोनुमा हो रहे हैं। एक रोज मैंने उनके मेज की दराज खोली तो उसमें एक हसीन औरत की तस्वीर रखी हुई मिली। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये किसकी तस्वीर इन्होंने मुझसे छुपा कर रखी हुई है? यकीनन इनकी कोई दोस्त लड़की होगी। जो ही यह ख्याल आया, तस्वीर के गुस्से में दो टुकड़े करके दोबारा मेज की दराज में रख दिए कि पूछेंगे तो मजा चखेंगे। शाम को वापस आए। मैंने दराज खोली। वहां वो तस्वीर बिल्कुल सही सालम थी जिसे मैंने फाड़ कर रखा था। हैरत से आंखें फटी रह गई, हाथ कमकमाने लगे। दौड़कर टीवी लाउंज में गई कि बताऊं ये क्या मामला है। बताया तो वो मेरे साथ आ गए। जब दराज खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। तस्वीर भी गायब हो चुकी थी। अब खौफ से मेरा रंग जर्द पड़ गया था। मुझे खौफजदा देख कर कहा, भाई जरा देर पहले गफूर इधर आया था फाइल लेने, उससे पूछूंगा, शायद वो अपने पास अपने साथ ले गया हो। ये पहला बहलावा था, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है। मैंने फिर भी बहल जाना मुनासिब समझा, वरना मेरा दम निकल जाता। अगले दिन वो दफ्तर में थे। मैं नहा धोकर धूप लेने लॉन में गई। क्या देखती हूँ, घास पर बनी संगे मरमर पे बेंच पर एक औरत बाल खोले कंगा कर रही थी। हैरत की बात यह थी, उस औरत की सूरत बिल्कुल उस तस्वीर से मिलती थी जो मैंने दराज में देखी थी। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो गायब हो गई थी। तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी की बीवी किचन से दौड़ी आई। बेगम साहिबा, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, बस गिगी सी बंद गई। मेरी हालत गैर देखकर वो मुझे बेडरूम तक लाई और बिस्तर पर लगा दिया। देर तक मेरा सर और बार सहलाती रही। इस बंगले में एक कमरा हमेशा बंद रहता था और मुझे कोई नहीं बताता था ये क्यों बंद है। बिला आखिर बाबा जी की बेटी ने बता दिया कि इसी कमरे में मैरी का कत्ल हुआ था। ये उसी का बेडरूम है। कत्ल के बाद उसे बंद ही रखा गया। बावजूद मैं खुद खौफजदा होने के एक दिन मस्जिद के बाहर खिड़की के शीशे की मिट्टी अंगुलियों से साफ कर कर कमरे की तरफ झांकने की कोशिश की। सामने पुराना बेडरूम पड़ा हुआ था। मुझे यूं लगा इस पर कोई औरत लेटी हुई है और इसने सफेद रंग का स्लीपिंग गाउन पहना हुआ है। जल्दी से मैं वहां से हट गई और जब अरशद ड्यूटी से लौट कर आए, मैंने अपना फैसला सुना दिया कि अब यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मुझे आज ही वापस खाला जी के पास भिजवा दीजिए। ऐसी खौफ व दहशत भरी जगह से तो आपकी जुदाई भली है। इन्होंने अगले ही दिन मुझे वापस भिजवा दिया और वो बंगला छोड़कर अपने ऑफिस में चले गए। इसके बाद के हालात जो मेरे शोहर के साथ पेश आते रहे, इन्होंने मुझे भी नहीं बताए थे। अलबत्ता अपनी वालदा को बताए, जिनसे थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाजा हो जाता था। बहरहाल 3 साल बाद जब उनका तबादला मुल्तान हो गया तो अल्लाह के करम नवाजी से मेरी गोद हरी हो गई थी, मगर ये फूल खिलने से कबल मुरझा गया और मैं दोबारा इस खुशी के लिए तरसती रह गई थी। यहाँ तक कि शादी को 12 साल बीत गए, मुझे औलाद की खुशी ना हुई। तब खाला ने अरशद की दूसरी शादी करने की ठान ली। मैंने खाला से कहा, आपने मुझे पाला, अब आप मुझे खुद पर सौतन ला रही हैं। वो ना मानी। आखिरकार उन्होंने अरशद के लिए दुल्हन ढूंढ निकाली थी और मैं तड़पती रह गई। जब पहली बार इस दुल्हन की देखी, आंखों पर यकीन न आया। इसकी सूरत इसकी तस्वीर से कितनी मिलती जुलती थी जिसे मैंने दराज में रखा देकर फाड़ दिया था। आज तक हैरान हूँ ये मेरा वहम था या इत्तफाक। ये मालूम शायद तमाम उम्र हल ना हो सके। लेकिन दोस्तों, आप बताएं
ये कोई जिन या ऐसी कोई और मखलूक हो सकती है? क्या आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या देखा है? तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।